नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 81 लेकर आए हैं। इसमें पेज नंबर लुसेंट का पेज नंबर 9 से 10 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं प्राचीन भारत से, उसके बारे में चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल करबला स्थित है। ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी पाकिस्तान, डी सऊदी अरब। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो जब भी हो पूरा देखा करें। कमेंट करने से ये पता चलेगा आप कितना सही बना पा रहे हैं, कितना गलत बना पा रहे हैं। तो इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल करबला जो है, करबला कहाँ है? तो इराक में है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, इराक। इराक में क्या होता, मोहम्मद साहब के नाती की हत्या कर दी गई थी 680 ईस्वी में, इसलिए वह पवित्र स्थल इस्लाम धर्म माना था। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था, जिसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। कुरैशी परिवार में पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। विवाह किए खदीजा से पुत्री हुई फ़ातिमा और दामाद हुआ अली और हुसैन हुआ उनका नाती, और नाती की हत्या करबला इराक में कर दिया गया था। इस्लाम धर्म का पवित्र पूजा स्थल मस्जिद हो जाता है, पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोगटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य थे, जिसने प्रधानमंत्री एवं सलाहकार के रूप में किया था। चाणक्य विष्णुगुप्त ने राजनीति की पुस्तक लिखा था। अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में चाणक्य द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर कहा जाए उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ जो है जरासंध का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी पारसी धर्म। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो अपनी अंतिम यात्रा के दौरान कर्नाटक से श्रवणबेलगोला में अपनी जीवन त्याग दिया। और यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा लिया? जैन धर्म की भद्रबाहु से लिया था। चलिए, सुलेखन विधि से अपने प्राण त्याग दिया चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, सलेखन विधि। 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी सेंड्रोकोटस, सी चाणक्य, डी विशाखदत्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का लिखना चाहिए, चंद्रगुप्त लिखा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो है राजनीति की पुस्तक है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और नियम के बारे में वर्णन किया। विशाखदत्त जिसने मुद्रा रक्षक पुस्तक लिखा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में पैदा होने वाला बताया। विलियम जोन्स ने सिंड्रोकोसर की संज्ञा चंद्रगुप्त मौर्य के दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस से लिया है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी महाकश्यप, सी स्थूल भद्र, डी क्षमा श्रवण। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया था।
अगर जैन धर्म की दीक्षा की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु से लिया था। भद्रबाहु ने जैन धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था। भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। स्थलपुत्र की बात करें तो जैन संगीति भारतीय इतिहास में जैन संगीत 2 बार हुआ। पहला हुआ 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात में हुआ था, क्षमा श्रवण के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और पहली जैन संकीर्तन में जैन धर्म 2 भागों में बटा था, जिसको श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करता है, दिगंबर जो वस्त्र ही धारण नहीं करता है। श्वेतांबर के अगर गुरु कहा जाए तो स्थूलभद्र हुए, जबकि दिगंबर के गुरु भद्रबाहु कहलाए। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। महाकश्यप की बात करें तो महाकश्यप जो है बौद्ध धर्म बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कुंडल। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलगम जम्मू कश्मीर में। तो पहली जैन संगीति जो राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि चंद्रगुप्त का मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मतलब चंद्रगुप्त का मृत्यु जो है कब हुआ? ऑप्शन ए कब हुआ? 298 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, बी बोध गया, सी सरवन वेलगोला, डी तक्षशिला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम यात्रा सरवन वेलगोला कर्नाटक में बिताया था। सुलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। तक्षशिला जो है दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो पाकिस्तान में जो राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार, डी बृहदत्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था कौन? बिंदुसार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जो जरासंध का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार, डी बृहदत्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंदुसार को कहा जाता है। अशोक का बेटा का नाम कुणाल था, बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अमित्र घात या शत्रु विनाशक किसे कहता है? बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को कहा जाता है वायु पुराण में भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को ही 16 राज्यों का विजेता तारानाथ तिब्बतीय लेखक बताया। तिब्बतीय लेखक तारानाथ ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी मखलीपुत्र गौसाल, डी कुणाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? बौद्ध धर्म के आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखलीपुत्र गौसाल थे बौद्ध धर्म के आजीविक संप्रदाय के संस्थापक। और बिंदुसार ने भी बौद्ध धर्म के आजीविक संप्रदाय को अपनाया था। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? बिंदुसार बौद्ध धर्म के आजीविक संप्रदाय को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने मौर्य वंश के किस शासक को 16 राज्यों का विजेता बताया? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कुणाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने मौर्य वंश के किस शासक को 16 राज्यों का विजेता बताया? बिंदुसार को। बिंदुसार को हम लोग भद्रसार वायु पुराण में कहते हैं, और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। और बिंदुसार को समित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। अशोक के बेटे का नाम कुणाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए भद्रसार, बी वारिसार, सी सिहसेन, डी अमित्र घात। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है। आपको समय इसलिए दिया जा रहा है कमेंट कीजिएगा, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेन कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है, भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। और शत्रु विनाशक या अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का बेटा अशोक था। बिंदुसार बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना। ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार, डी बृहदर्थ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक है। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत में शिलालेख का जनक किसे माना, किस शासक को भारत में शिलालेख का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए अशोक, बी कुणाल, सी बिंदुसार, डी बृहदर्थ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा कि भारत में शिलालेख का जनक किस शासक को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में शिलालेख का जनक अशोक को कहा जाता है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिलालेख की संख्या है। ऑप्शन ए 14, बी 7, सी 10, डी 5। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अशोक का कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक का शिलालेखों की संख्या 14 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे लंबा और बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख है, सबसे छोटा रोमनीदेही है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख मनुष्य और पशुओं के लिए डॉक्टरी व्यवस्था की बात की गई। 7वां शिलालेख में अशोक ने तीर्थ यात्रियों का उल्लेख किया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14वें शिलालेख मनुष्य को जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए बताया अशोक ने 14वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को खोजा कब गया। ऑप्शन ए 1750, बी 1837, सी 1924, डी 1921। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अशोक के शिलालेख को खोजा कब हो गया। अशोक के शिलालेख को खोजने का काम टी पेनथेलर ने किया था। कब, 1750 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1750। जबकि अशोक के शिलालेख पढ़ने की पहली बार सफलता मिला 1837 में जेम्स प्रिंसपे को सफलता मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसपे, बी टी पेनथेलर, सी सुसीम, डी भद्रसार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। जबकि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी पेनथेलर के द्वारा किया गया था। अशोक का सबसे बड़ा भाई अगर कहा जाए तो सुसीम था और छोटा भाई अशोक था, और बिंदुसार का मतलब उत्तराधिकारी अशोक बना था। भद्रसार, बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है वायु पुराण में, जबकि जैन ग्रंथों में सिहसेन कहा जाता है। बिंदुसार का अमित्र घात या शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस धर्म को मानता था। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी पारसी, डी हिंदू। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अशोक किस धर्म को मानता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था। यह जो है अरोरा अभिलेख से यह जानकारी मिलता है। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे लिया था। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन ए 260 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसी पूर्व, ऑप्शन सी 255 ईसी पूर्व, ऑप्शन डी 240 ईसी पूर्व।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उसमें कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी तोसली थी और वहाँ के उस समय शासक अनंत पद्मनाभन थे और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? ऑप्शन ए 6ठा, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसका इससे पहले ऑप्शन जब क्लियर कर रहे थे उसमें हम चर्चा किए हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। अब वीडियो कैसा लग रहा है जरूर विचार अपना दिया, क्या आपको चाहिए सुधार ये भी कमेंट कर सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं। चलिए, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां शिलालेख और सबसे लंबा शिलालेख है। 7वें शिलालेख में अशोक ने तीर्थ यात्रियों का वर्णन किया गया, जबकि 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण के लिए शिक्षा जरूरी है। 6ठा शिलालेख में 8वां शिलालेख में अशोक तीर्थ यात्रियों का है, 7वां 8वां। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर अंतिम क्वेश्चन देखना है कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी रूस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका भेजा था। अशोक का धार्मिक पुत्र एवं पुत्री कौन था? महेंद्र एवं संघमित्रा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। बस आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।